गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी में पेपर प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की, जो इसका सेकंड पेपर है। वैसे इसमें 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है इकोलॉजी, सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और थर्ड पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें हम आज प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे, पादप कार्य की। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं स्टीफन हेल्स को। इन्होंने मूल दाब संकल्पना दी थी, फिजियोलॉजी में मूल दाब के बारे में बताया था। और स्टीफन हेल्स ने मूल दाब के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए भी कुछ सुझाव दिए थे। पादप कार्यकी की अगर हम परिभाषा की बात करें, हम कहते किसे हैं पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे किसे? तो पौधों या पादपों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पादप कार्य की कहते हैं। अब जैविक क्रियाएं हैं कौन कौन सी? जैविक क्रियाओं में जैसे हम बता सकते हैं विसरण, इसके अलावा अंतःशोषण, ये इसके अलावा इसके अंदर आता है परासरण, प्रकाश संश्लेषण, और श्वसन। मूल रूप से ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो सारी किसमें आती हैं? पादप कार्यकी में आती हैं। विसरण, अंतःशोषण, परासरण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, यानी इन क्रियाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? पादप कार्यकी कहेंगे। पादप कार्यकी की जो शुरुआत है वो वॉन हेलमोंट, ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने पादप कार्यकी के संबंध में काफ़ी प्रयोग भी किए हैं। इन्होंने सबसे पहले पादप कार्यकी के संबंध में पौधों के बारे में, यानी उनकी जो वृद्धि होती है उसके बारे में एक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने सैलिक्स के पादप पर प्रयोग किया था। कौन से पादप पर? सैलिक्स के पादप पर। इन्होंने सैलिक्स के पादप पर प्रयोग करते हुए ये बताया कि पादप जो है वो अपना जो पोषण है वो मृदा से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। और इसके साथ साथ वॉन हेलमोंट ने यह भी बताया कि मृदा से पोषण, खनिज पोषण की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मूल रूप से इनकी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जो कारक जिम्मेदार होता है वो क्या होता है? जल जिम्मेदार होता है। इन्होंने प्रयोग के दौरान यही बताया कि जल मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है पादप की वृद्धि और उसमें होने वाली संपूर्ण पादप कार्यकी क्रियाओं के लिए। तो सबसे पहले हम पादप कार्यकी को विस्तार से जानने से पहले जल के बारे में जानेंगे। जल के क्या गुण हैं, जल का महत्व क्या है पौधों के लिए, और उसके बाद हम ये सारे जो टॉपिक हैं वो पादप कार्यकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे जल की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उनमें जल सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सजीवों का, या हम पादपों की बात करें तो पादपों का जो कुल भार होता है उसमें 70 से 90% जल होता है। यानी जल की मात्रा कितनी होती है? कोशिकाओं में या अंगों में या संपूर्ण पादप शरीर में 70 से 90% तक जल की मात्रा पाई जाती है। जो शुष्क बीज होते हैं, जो सूखे बीज होते हैं, उनमें 5% तक जल की मात्रा पाई जाती है। लेकिन जहाँ तक इनके सक्रियकरण का सवाल है तो वहाँ पर भी इनको 100%, लगभग 70 से 90% जल की आवश्यकता होती है। शुष्क बीजों को अंकुरित होने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, जैसे हम जानते हैं जल ही जीवन है, जल को जीवन कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है कि बिना जल के कोई भी पादप कार्य की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, चाहे वो विसरण हो, चाहे वो अंतःशोषण हो, चाहे वो परासरण हो। ये तीनों क्रियाएं तो मूल रूप से जल पर ही निर्भर होती हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, जिसमें गैसों की भागीदारी भी होती है, और श्वसन, जिसमें साथ में गैसों की भागीदारी होती है। अब हम जल के महत्व के बारे में जानेंगे। जल का महत्व क्या है? तो एक एक करके हम पॉइंट जानेंगे कुछ।
सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटोप्लाज्म का ये घटक होता है। जल किसका घटक होता है? प्रोटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं उन सजीव कोशिकाओं में हम जानते हैं कि जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म होता है, और उस प्रोटोप्लाज्म में 90% तक कितना होता है? 90%, 70 से 90% भी बता सकते हैं, 90% भी बता सकते हैं, जल होता है। और वो जल क्या करता है? जो प्रोटोप्लाज्म में मौजूद जो अणु है, मॉलिक्यूल, उनकी संरचना और उनके कार्यों के लिए ज़रूरी होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म में जल की कमी हो जाती है तो कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी, और कोशिकाओं में इस तरह से जैविक क्रियाओं का मंद पड़ जाना धीरे धीरे कोशिका को क्या कर देता है? मृत कर देता है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण घटक किसे माना गया है? जल को माना गया है। दूसरा आता है सात्विक विलायक। हम सब जानते हैं कि जल क्या होता है? सात्विक विलायक होता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म में ही बहुत सारे जो अणु होते हैं जल स्नेही कोलाइडल होते हैं। उनमें क्या है? ये जल घुला हुआ या घुलित अवस्था में पाया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में जल किस रूप में होता है? विलयन के रूप में होता है। विलायक, इसके अंदर कोई भी चीज़ हम इसके अंदर डालते हैं तो जल के अणु क्या करते हैं? विलय के अणुओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस तरह से विलयन का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद आता है नंबर 3, विलयों के आयनीकरण में। अब विलयों के आयनीकरण में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी किसी विलायक में विलय के अणु डाले जाते हैं तो वो विलय के अणु आयनीकृत हो जाते हैं, और यहाँ पर जल क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करते हुए, जैसे मान लो कि ये कोई माध्यम है और इसके अंदर जल मौजूद है, और ये सारे जो पार्टिकल आप देख रहे हैं ये क्या है? विलय के कण यानी कि अणु हैं। तो ये आयनीकृत जो अणु है इनके चारों तरफ जल क्या कर लेता है? एक सेल बना लेता है। इस तरह से ये एक सेल बना लेगा, और इस सेल को हम कहते हैं हाइड्रेशन सेल। इसे हम कहेंगे हाइड्रेशन सेल, यानी कि इन अणुओं के चारों तरफ जल एक कवच की तरह एक आवरण बना लेता है, और इस वजह से ये विलय के अणु आपस में फिर से घुलित अवस्था में नहीं आते हैं, ये एक दूसरे से अलग रहते हैं और विसरणशील बने रहते हैं। यानी ये एक स्वतंत्र अवस्था में ये आयन जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ जल के अणु इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करते हुए हाइड्रेशन सेल बना लेते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 में हम देखेंगे पादप गति, प्लांट मूवमेंट। पादप गतियाँ, पादपों में विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। जैसे हम पत्तियों या पर्ण गति के बारे में जान सकते हैं। पत्तियों की गति है जैसे पुष्पों का खुलना और बंद होना। ठीक है, स्फीति, ये जो वर्ड है ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं, और इन रिक्तिकाओं में जो जल है वो संचित अवस्था में रहता है, यानी जब कोशिका एब्जॉर्व करती है जल को तो वो रिक्तिकाओं में स्टोर हो जाता है, जिससे कोशिकाओं की स्फीति बनी रहती है। अब ये स्फीति जो है ये इन गतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुष्पों का खुलना और बंद होना पत्तियों की गति है, और पादप की जो वृद्धि है, ऊपर की ओर जो वृद्धि है पादप की, वो भी जल पर निर्भर करती है। रसारोहण की प्रक्रिया जो है वो भी जल पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट मूवमेंट जो है वो किसके बिना नहीं हो सकता? जल के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जल कोशिकाओं में स्फीति को बनाए रखता है, और यही स्फीति इन सभी गतियों के लिए जरूरी भी होती है। इसके बाद आता है प्लांट मूवमेंट के बाद नंबर 5 अगर हम देखें तो गुरु अणुओं का
अपघटन। कोशिकाओं में गुरु अणु जो बृहद मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हम बता सकते हैं प्रोटीन, जो डीएनए है, आरएनए है, ये सारे बड़े अणु हैं। तो इन अणुओं को अपघटित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। और इसके बाद आता है नंबर 6, जीवन चक्र का माध्यम। जल जीवन चक्र का माध्यम होता है। आप सबने देखा होगा कि जो बीजाणुओं का प्रकीर्णन होता है, जो पराग कणों का प्रकीर्णन होता है, वो किसके माध्यम से होता है? कुछ पौधों में जल के माध्यम से होता है। तो इस तरह से ये जीवन चक्र का माध्यम है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इन पादपों में निषेचन की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल जो है पादप कार्य की क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और इसके बिना पादप कार्य की संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी 100% जो पादप कार्य की क्रियाएं हैं वो जल पर निर्भर होती हैं। अब हमने बात कर ली जल के महत्व की। अब हम आगे जल का पादप कोशिकाओं के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। वाटर रिलेशन टू प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं के साथ जल संबंध। देखिए, पादप कोशिकाओं के साथ जल संबंध को समझने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी कोशिका या कोशिका अंग, अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका में बाहरी माध्यम, ये बाहरी माध्यम है। तो बाहरी माध्यम से कोशिका के अंदर कुछ अणु, गैसें, खनिज लवण ये इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और इसी तरह से जो कोशिकीय ऊतक है वहाँ से कुछ खनिज लवण, पोषक पदार्थ वो बाहर की ओर विस्तृत होते हैं। या हम सीधे शब्दों में ये कहें कि पादप कोशिकाओं और बाहरी माध्यम में कुछ पदार्थों का, अणुओं का, खनिज पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। और इस आदान प्रदान के लिए जल एक माध्यम का काम करता है। एक माध्यम का काम करेगा जल, और माध्यम का काम करेगा तो इस तरह से बाहरी माध्यम से कुछ पदार्थ कोशिका में आ जाते हैं और कोशिका से कुछ पदार्थ बाहरी माध्यम में आ जाते हैं। और इन सभी क्रियाओं के लिए कुछ भौतिक बलों की आवश्यकता होती है। भौतिक बलों के साथ साथ अणुओं की प्रकृति जो है वो भी इस पर निर्भर करती है। यानी अणुओं की प्रकृति और भौतिक बलों, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब भी कोशिका या कोशिकीय माध्यम और बाहरी माध्यम में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो भौतिक बलों और अणुओं की प्रकृति का बहुत महत्व है। तो भौतिक बल कौन कौन से हैं? इन भौतिक बलों के बारे में, या भौतिक क्रियाएं भी कह सकते हैं हम इन्हें, इन भौतिक क्रियाओं के बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। और इसी क्रम में हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्बिबिशन, जिसे हम अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण। देखिए, अंतः शोषण, कोई भी ठोस पदार्थ है वो ठोस पदार्थ जल का अवशोषण करेगा। यानी कोई भी ठोस पदार्थ जब जल को अधिशोषित करता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किशमिश जो है उसको हमने जल से भरे एक प्याले में डाला, तो कुछ समय बाद, 1 या 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि किशमिश जो है वो फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है? क्योंकि इसके अंदर क्या हुई है? अंतः शोषण की क्रिया हुई है। अंतः शोषण की क्रिया के दौरान हम एक बात हमें ये ज़रूर समझनी चाहिए कि कोशिका में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के द्वारा जल का अधिशोषण किया जाता है। और ये जो पदार्थ हैं
इन्हें हम कह सकते हैं कोलाइडी पदार्थ। ये कोलाइडी पदार्थ होते हैं। ये कोलाइडी पदार्थ जो हैं वो हम मान सकते हैं जैसे प्रोटीन, जैसे सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ साथ इसी क्रम में हम बता सकते हैं स्टार्च। तो ये कोलाइडी पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च। और ये इनका जो आयतन होता है, इन कणों का जो आयतन होता है, ये अपने आयतन से ज़्यादा जल अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। और अगर हम इन तीनों का तुलनात्मक रूप से देखें अंतः शोषण की क्रिया में, तो प्रोटीन जो है वो सेलुलोज और स्टार्च की तुलना में ज़्यादा जल अवशोषित करते हैं। जैसे सोयाबीन और मटर, और इधर हम देखें गेहूं, ठीक है। तो सोयाबीन और मटर और इधर गेहूं, इन तीनों को जब हम जल में डालते हैं तो सोयाबीन और मटर में अधिशोषित जल की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी ये जल्दी फूलते हैं सीधे शब्दों में। और गेहूं जो है वो धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से फूलता है। तो इसका मतलब ये है कि गेहूं में अंतः शोषण की प्रक्रिया धीमी है, जबकि सोयाबीन और मटर में अंतः शोषण की प्रक्रिया तेज है। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि प्रोटीन के जो अणु हैं या प्रोटीन जो है वो अंतः शोषण तेज गति से कर सकता है, बजाय किसके, सेलुलोज और स्टार्च के। तो ये कोलाइडी पदार्थ होते हैं। और ये कोलाइडी पदार्थ जब जल को अधिशोषित करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इनके आयतन में कोई वृद्धि होती है, यानी इनके आयतन में वृद्धि होती ज़रूर है लेकिन बहुत कम होती है। जो अधिशोषित जल है उसके मुकाबले इनके आयतन में वृद्धि बहुत कम होती है। जैसे ये मटर है, तो इस मटर ने क्या किया, जल अधिशोषित किया, यानी अंतः शोषण की प्रक्रिया हुई इसके अंदर। तो ये मटर का दाना जो है वो अब फूल चुका है। फूलने के बाद हम देखें तो इसके आयतन में वृद्धि जो है वो नगण्य या नाम मात्र की होती है, जबकि जो अधिशोषित जल है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो इसका सरफेस है वहाँ पर भी जल के अणु मौजूद रहते हैं चारों तरफ, और जो बीच का जो स्थान है, रिक्त स्थान, यानी दो मटर के दानों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर भी जल की मात्रा पाई जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिशोषित जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये है अंतः शोषण। अब अंतः शोषण में ये कोलाइडी जो पदार्थ हैं इनकी प्रकृति भी थोड़ी अलग अलग हैं। जैसे इनकी प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो जो ऋण आवेशित कोलाइडी पदार्थ हैं वो धन आवेशित कोलाइडी पदार्थों की तुलना में ज़्यादा अंतः शोषण दर्शाते हैं। ऋण आवेशित कोलाइडी पदार्थ धन आवेशित कोलाइडी पदार्थों की तुलना में ज़्यादा अंतः शोषण दर्शाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऋण आवेशित कोलाइडी पदार्थ जो हैं वो क्षारीय माध्यम में ज़्यादा अंतः शोषण, ठीक है, अधिक अंतः शोषण कब दर्शाते हैं ये ऋणावेशित कोलाइडी पदार्थ, क्षारीय माध्यम में। जबकि धनावेशित में क्या होता है, ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, यानी ये किसमें दर्शाते हैं ज़्यादा, अम्लीय माध्यम। ये अम्लीय माध्यम में ज़्यादा अंतः शोषण दर्शाते हैं। तो इस आधार पर हम अंतः शोषण, जो अंतः शोषक हैं एम्बीबेंट, उनकी प्रकृति के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। अब अंतः शोषण की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं हम। अंतः शोषण क्या कहेंगे कि ठोस या किसी पदार्थ के द्वारा अधिशोषित जल अधिशोषण करने की जो क्षमता है या जल अधिशोषण करने की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अंतः शोषण। जो अंतः शोषक जल अधिशोषित या अवशोषण करते हैं वो कहलाते हैं इम्बीबेंट, यानी अंतः शोषक कहलाते हैं। तो कोशिका के अंदर भी ये अंतः शोषक पदार्थ मौजूद रहते हैं, ये कोशिका के अंदर मौजूद रहते हैं। अब एक उदाहरण से समझेंगे हम इसे। जैसे जो शुष्क बीज होते हैं, उन शुष्क बीज में हम जानते हैं कि 5% ही क्या होती है,
नमी होती है, या हम ये कहें कि जल की मात्रा 5% होती है। तो ये शुष्क बीज जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनमें अपने आप को क्यों बनाए रखते हैं? उनमें अपने आप को ये इसीलिए बनाए रखते हैं क्योंकि इन शुष्क बीजों की कोशिकाओं के अंदर कोलाइडी पदार्थ होते हैं, और ये कैसे होते हैं? जल स्नेही होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये लगातार नमी का अवशोषण करते रहते हैं, तो ये अपने आप को जीवनक्षम बनाए रखते हैं। तो ये इम्बिबेंट अंतःशोषक जल का अधिशोषण करते हैं, वही प्रक्रिया हम क्या कहेंगे? अंतःशोषण कहेंगे। तो अंतःशोषण को अगर हम एक दूसरे अर्थ में समझना चाहें तो क्या प्रक्रिया है वो देखिए। जब भी अंतःशोषण होता है, अंतःशोषण के दौरान एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम अंतःशोषण दाब कहते हैं। जब अंतःशोषण की प्रक्रिया होती है तो एक दाब उत्पन्न होता है, और उस दाब को हम क्या कहते हैं? अंतःशोषण दाब कहते हैं। और ये दाब, इसको अगर हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में जब घरों में खिड़की दरवाजे जब उनके ऊपर पानी गिरता है तो वो जल अवशोषित कर फूल जाते हैं, और फूल जाने की वजह से वो बहुत मुश्किल से खुलते हैं या फिर बंद होते हैं। तो क्या वजह है? वो यही वजह है कि उनमें जल अवशोषण के बाद एक दाब उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? अंतःशोषण दाब कहते हैं। और ये दाब अधिक दाब होता है, इसी वजह से वो आसानी से खुल नहीं पाते या हम उन्हें आसानी से बंद नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अंतःशोषण दाब की एक और बात करें तो अंतःशोषण दाब जब उत्पन्न होता है तब गतिज ऊर्जा में कमी होती है, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। अब इसे हम एक और उदाहरण से समझेंगे कि घरों में जब हम आटा गूंथते हैं तो जब उसमें हम पानी डालते हैं, आटा गूंथ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे आटा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसके गर्म होने का कारण यही है कि आटे के जो कण हैं वो जब जल का अधिशोषण करते हैं तो उनमें एक दाब उत्पन्न होता है, अंतःशोषण दाब, और उस दाब की वजह से उन कणों की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो गतिज ऊर्जा वो कम हो जाती है, और इसी वजह से जो गतिज ऊर्जा का जो ह्रास होता है, और उसी ह्रास की वजह से क्या होगा? जो आटा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो आटा गूंथते वक्त उसके गर्म होने का कारण क्या है? अंतःशोषण उसका कारण होता है। इसके बाद अंतःशोषण के बाद अगर हम इसमें एक और चीज़ देखें, अंतःशोषण की प्रक्रिया वास्तव में है क्या? तो अंतःशोषण की प्रक्रिया जल विभव पर निर्भर करती है, जल विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। वाटर पोटेंशियल, जल विभव प्रवणता क्या है? देखिए, जल विभव प्रवणता के आधार पर जल का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन, जल का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन। अब जैसे दो कोशिकाएं हैं, इन दो कोशिकाओं में इस कोशिका में अगर जल विभव का मान अधिक है, अर्थात जल विभव का मान अधिक होने का मतलब क्या हो गया? जल विभव का मान अधिक होने का मतलब ये हो गया कि जल की अधिक मात्रा। इसमें जल विभव का मान कम है तो जल किधर से किधर जाएगा? अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम अंतःशोषण के रूप में इसकी बात करें तो अंतःशोषण प्रक्रिया के दौरान जो भी पदार्थ, ठोस पदार्थ है या कण है, उनका जल विभव कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर उनका जल विभव कम होगा तो ही वो अंतःशोषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं, अन्यथा नहीं दर्शाते हैं। तो अंतःशोषण होने के लिए क्या आवश्यक है कि जो भी ठोस पदार्थ या कण है उनमें जल विभव का मान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, जबकि बाहरी माध्यम जहाँ पर जल उपस्थित है वहाँ पर जल विभव का मान कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो जल अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर जाएगा, और यही वजह है अंतःशोषण की प्रक्रिया। इसके बाद ये तो हुई बात अंतःशोषण की परिभाषा, अंतःशोषण का दाब
और अंतः शोषण किस सिद्धांत पर काम करता है वो। इसके बाद हम अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अंतः शोषण को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है तापमान। जब भी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो अंतः शोषण का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और काइनेटिक एनर्जी रिलीज होने की वजह से माध्यम या कणों या ठोस पदार्थ का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात अंतः शोषण की जो दर है वो भी इसके अंदर बढ़ जाती है। इसके बाद है माध्यम की पीएच। माध्यम की पीएच, माध्यम की पीएच का मैंने आपको पहले ही बताया था, क्षारीय और अम्लीय। तो जो ऋणात्मक आवेशित कोलाइडी कण होते हैं वो क्षारीय माध्यम में अधिक अंतः शोषण दर्शाते हैं, जबकि जो धनात्मक होते हैं वो अम्लीय माध्यम में अधिक अंतः शोषण दर्शाते हैं। कुछ उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी जैसे हम प्रोटीन की बात करें तो इस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो उदासीन माध्यम में अंतः शोषण नहीं दर्शाएगा, ठीक है, कम दर्शाएगा या फिर नहीं दर्शाएगा, जबकि ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अधिक अंतः शोषण दर्शाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माध्यम की पीएच और तापमान ये दोनों अंतः शोषण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। ये दोनों कारक इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसके अंदर कारक है वो है पारस्परिक बंधुता। अब पारस्परिक बंधुता का मतलब ये है कि जैसे अगर हम आटे के कणों को देखें तो आटे के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कम सघन होते हैं। कैसे होते हैं, कम सघन होते हैं, यानी कम संगठन वाले होते हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको, कम संगठक या कम संगठन वाले होते हैं। इसी तरह से अगर हम धातु कणों की बात करें या लोहे के टुकड़े की बात करें, लोहे का टुकड़ा, तो ये कैसा होता है, ये होता है सघन। ये तो कम होता है सघन, और ये कैसा होता है, सघन संगठक होता है इसका। अब इन दोनों के ऊपर अगर हम अंतः शोषण प्रक्रिया की बात करें तो पारस्परिक बंधुता से मतलब यही है कि अंतः शोषण होने के लिए पारस्परिक आकर्षण का होना भी आवश्यक है। तो आटे के कण जिसके अंदर संगठित पदार्थ कम होते हैं और अलग अलग भी होते हैं, इस वजह से आटे के कण अधिक अंतः शोषण दर्शाते हैं, जबकि लोहे का टुकड़ा अगर जल में डाल दिया जाए तो वो सघन संगठक का होने के कारण अंतः शोषण प्रक्रिया नहीं दर्शा पाएगा। दर्शाएगा बहुत ही नाममात्र, वो भी कहाँ दर्शाएगा, उसके आसपास जो जल की बूंदें या जो वाटर वेपर्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, केवल वो इतना ही अधिशोषण दर्शाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारस्परिक बंधुता बहुत महत्वपूर्ण होती है अंतः शोषण की प्रक्रिया के लिए। इसके बाद पारस्परिक बंधुता के बाद अगर हम देखें इसका महत्व क्या है, अंतः शोषण का महत्व क्या होता है। अंतः शोषण का महत्व तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एक तो इसका जो दाब है, अंतः शोषण दाब, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत काम आता है। क्या होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं उन चट्टानों को छोटा रूप देने के लिए, यानी कि उन चट्टानों को अलग करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए अंतः शोषण दाब काम में लिया जाता है। अंतः शोषण दाब किस तरह से काम लिया जाता है कि चट्टानों के बीच बीच में क्या कर देते हैं, लकड़ी के लट्ठे जो हैं वो फंसा दिए जाते हैं और फिर इनमें जल डाला जाता है। तो ये लकड़ी के लट्ठे जल अधिशोषित कर फूल जाते हैं। अब चूंकि दोनों तरफ या चारों तरफ इनके क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, तो इस लकड़ी के लट्ठे के अंदर जब एक दाब उत्पन्न, जो हम कह रहे हैं अंतः शोषण दाब,
तो उस